औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम। आज लास्ट डे है हमारा डे 3 ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंशाल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक फार्माकोलॉजी और ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस पढ़ा था। मैं अगर रिकॉल करूं कल का लेक्चर, तो हमने नर्वस सिस्टम की बेसिक्स को समझा था और साथ साथ हमने ड्रग्स पढ़ी थी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर है। वालेकुम सलाम उन तमाम लोगों को जो इस वक्त लाइव चैट पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं आप लोगों को। जो लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वो इस सहूलत से महरूम रहेंगे, लेकिन जो लोग इस वक्त टाइम पर मौजूद हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। आप सब लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ नीचे मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम आपस में इजीली इंटरेक्ट कर सकें। आइए बढ़ते हैं आगे। और जो हमारा टॉपिक था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर एक्ट करने वाली ड्रग्स, तो पहले थोड़ा सा मुझे आपको ये पढ़ाना पड़ेगा कि व्हाट इज जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है क्या। बहुत आसान लफ्जों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इसके बाद थोड़ा सा अप्लाइड टॉपिक पर आपको ले जाऊंगा। द ऑर्गन्स दैट फूड एंड लिक्विड ट्रेवल्स थ्रू व्हेन दे आर swallowed, digested, absorbed and leave the body as feces। आपकी बॉडी में फूड और लिक्विड जिन जिन ऑर्गन से गुजरता है, आपकी बक्कल कैविटी के बाद, एसोफेगस के बाद, स्टमक के बाद, इंटेस्टाइन्स, जो पूरा जो रूट बन रहा है बेटा, इस रूट को हम नाम देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सवाल आता है सर जीआई करता क्या है आपकी बॉडी में? सबका फंक्शन है ना, आपके ब्रेन का फंक्शन है, आपके स्टमक का फंक्शन है, तो जीआई ट्रैक्ट का क्या फंक्शन है? हम कहते हैं सर जब फूड यहां से गुजरता है तो इसकी डाइजेशन की जाती है। डाइजेशन क्या होती है सर? डाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। यानी मैं कहता हूं कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज में, मैं कहता हूं प्रोटीन ब्रेक होता है अमाइनो एसिड्स में, मैं कहता हूं फैट्स ब्रेक होता है फैटी एसिड्स में। सो दैट इज बेसिकली व्हाट डाइजेशन इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं और चैट पर जवाब का मुंतजिर हूं। हाउ लॉन्ग इज द जीआई ट्रैक्ट? ये बात हम डे 1 से कर रहे हैं और इसी का फैसला करते हुए लास्ट में मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं क्लिनिकल फार्मेसी इंटर्नशिप की, कि बहुत सारी चीजें ना हमें किताबों से नहीं पढ़ी जा रही, हम वो इंटरेस्ट शायद नहीं डेवलप हो पा रहा और बहुत सारे सवालों के जवाब हम नहीं दे पा रहे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त फाइनल ईयर के भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर चुके हैं, शायद हम हमारी नजरों से ये नहीं गुजरा कि जीआई ट्रैक्ट बड़ी कितनी होती है। तो सर इट इज अप टू 30 फीट इन लेंथ इन एडल्ट। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली एज ग्रुप चेंज होने से आपके पास ये साइज बदलता है। और इसके कितने पार्ट्स हैं सर? 8 पार्ट्स हैं इसके। आप इसमें माउथ, आप इसमें एसोफेगस, आप इसमें स्टमक, आप इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे आप बावल भी कहते हो। आप लोगों को याद है एक बीमारी होती है इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूज जाना, बावल कहते हैं इंटेस्टाइन को। तो इंटेस्टाइन की बीमारी है इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको आप लार्ज बावल कहते हैं और इसको आप कॉलोन भी कहते हैं। अक्सर आप कहते हैं कॉलोनिक कैंसर है, तो कॉलोनिक कैंसर इज फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। लिवर, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। लिवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर बेटा हम जीआई में शामिल इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी सिक्रीशंस हमारे पास मौजूद हैं। लिवर में कोई एंजाइम नहीं होता इसकी सिक्रीशन में, जबकि बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफिकेशन करते हैं। नाउ व्हाट आर द 5 मोस्ट कॉमन डिजीजेस ऑफ जीआई ट्रैक्ट? और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जीआई ट्रैक्ट के जो डिजीजेस हैं, ये डिजीजेस आसान मतलब हल्की डिजीज नहीं है, ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। कितने लोगों को याद है आज से 5-6 साल पहले हीट स्ट्रोक आया था और हीट स्ट्रोक से लोग मर रहे थे, मतलब इतना खतरनाक हो गया था। अल्लाह माफ करे वो मामला, मुझे अपनी आंखों से याद है कि लोगों के पास अपने प्यारे दफन करने के लिए जमीन खत्म हो गई थी और लाखों रुपए में कब्रिस्तान में कब्रें मिल रही थी। लोग अपने प्यारों को सर्द खाने में रख रख कर थक गए थे और उनकी तदफीन के लिए मारे मारे फिर रहे थे। हो क्या रहा था सर? उनको हो ये रहा था कि शदीद गर्मी की वजह से उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा था। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से उनकी किडनी शटडाउन हो रही थी। उनकी किडनी शटडाउन होने की वजह से उनकी बॉडी में टॉक्सिक चीजों का लेवल बढ़ रहा था, यूरिक एसिड बढ़ रहा था, क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था और उनकी बॉडी जो है वो एक्सपायरी की तरफ जा रही थी। हल क्या निकला था? हल निकला था ORS, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जगह जगह बैनर्स लगाए गए, बताया गया कि लोगों को ORS पीना है, लोगों को अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। तो हाइड्रेशन बाज़ाहिर देखने में क्या है? डायरिया कौन सी बीमारी है? बाज़ाहिर देखने में कॉन्स्टिपेशन कौन सी बीमारी है? लेकिन
इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक हो सकते हैं, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देन द 5 मोस्ट कॉमन डिजीजेस जिसमें हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, मैं जब सिंड्रोम कहता हूं, सिंड्रोम और डिजीज में फर्क है। सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा एक से ज्यादा बीमारियों का बैक वक्त हो जाना। डिजीज एक बीमारी है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसका जिक्र कर रहा था बेटा मैं भी आपसे, गर्ड हम कहते हैं बीमारी को जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, सीलियक डिजीज एंड डायबिटिकुलस। सीलियक डिजीज मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, प्लीज गूगल कीजिएगा इसको। ये बहुत रेयर बीमारी है जो कुछ बच्चे हैं जो गंदुम से उनकी बॉडी में मैं आपको कहूं तो एलर्जी होती है, जो गंदुम नहीं खा पाते, उसके अलावा वो डाइट पर रहते हैं और ये बहुत बहुत रेयर होती है, मतलब वंस इन 10,000 किसी को बीमारी हो रही होती है। अब आइए बात समझते हैं कि सर कोई भी सिस्टम पढ़ने का तरीका क्या है। आज तो मैं आपको जीआई ट्रैक पढ़ा रहा हूं और इंशाल्लाह जिंदगी रही अगर तो और भी ऐसे कोर्सेज करने हैं, लेकिन आपको मैं एक पाथवे देकर जा रहा हूं कि अगर कल मैं नहीं रहा और आपको ये चीजें पढ़नी पड़ी तो आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा जब भी किसी भी सिस्टम को पढ़ने जाओ ना, उनकी ड्रग्स को, तो उसकी फिजियोलॉजी सबसे पहले पढ़ लेना। फिजियोलॉजी में आपके पास नॉर्मल फंक्शन है बॉडी सिस्टम के, उसके बाद बेटा उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना, उसके बाद उसकी फार्माकोलॉजी पढ़ना। तो आपके पास 3 मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं पढ़ने के लिए, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी। इन 3 सेक्शंस को अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। मैं अब आपके सामने थोड़ी सी फिजियोलॉजी रखता हूं जीआई की, उसके बाद बेटा मैं आपको बीमारियों की तरफ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ड्रग्स की तरफ लेकर जाऊंगा और उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की तमाम बातें समझ में आ रही हैं और चैट पर इस वक्त हम आपस में एक दूसरे से भरपूर इंटरेक्ट कर रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आता है जब आप सब लोगों को चीजें समझ में आ रही होती हैं और आप लोग उनका जवाब दे रहे होते हैं। स्टमक से बेटा मैं बात करता हूं तो स्टमक में आपके सुना आपने एसिड मौजूद होता है, HCl मौजूद होता है, वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। बहुत बहुत प्रिमिटिव सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सर ये क्या करता है? सर ये एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। लार्ज इंटेस्टाइन सर अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस को एलिमिनेट करता है फीसिस के थ्रू। आपकी डाइजेशन होलोजोइक कहलाती है जिसके 5 फेजेस आपने पढ़े हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट मैंने एक्सक्रीशन के लिए बताया। स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर एलेबोरेट करूं तो हम कहते हैं सर इसमें आपके पास जो डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड है उसका पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाता है और पार्टिकल साइज डिक्रीज होने से चीजें जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। मतलब चीनी पानी में अगर आपको हल करनी है और वो मोटे क्रिस्टल है तो वो देर से हल होगा, चीनी पीस कर पानी में हल करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन द पार्टिकल साइज इज लेस हियर। देन लार्ज सरफेस एरिया, पानी का ग्लास गिर जाता है, क्या करते हैं? पोछा लगाते हैं सर, फैलाते हैं। फैलाने से क्या होता है सर? फैलाने से ये होता है कि वो जल्दी सूख जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ती है ना। लिपोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी का मतलब है आपके पास डेफिनेटली कुछ लिपिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। नॉन पोलर, पोलैरिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एंड देन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यहाँ पर मैं वक्त लेकर आपको समझाता हूँ कि अब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं। ड्रग भी आपके पास जब यहाँ तक पहुंचेगी, खाने के साथ ही पहुंच रही है ना, ओरल ड्रग आप दे रहे हैं, वो इसी जगह पर पहुंचेगी जिसमें आपके पास आयोनाइज फॉर्म में भी होगी और अनआयोनाइज फॉर्म में भी होगी, उसने भी एब्जॉर्ब होना है। अब आइए बीमारियों पर, कौन कौन सी बीमारियां रिलेट करती हैं सर? नॉर्मली इन सब के आपने नाम सुने हैं और इन्हीं की मैं आपको क्लासिफिकेशन अब आगे पढ़ाने जा रहा हूं। पहली बीमारी है पेप्टिक अल्सर, दूसरी बीमारी है एक्लोराइडिया, तीसरी बीमारी है एमएसएस, चौथी बीमारी है डायरिया और पांचवी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन। पेप्टिक अल्सर को आसान लफ्जों में समझना चाहूं तो क्या कहूंगा? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसिड। एक्लोराइडिया को आसान लफ्जों में समझना चाहूंगा, देखो ए जब लगता है ना साइंस में किसी भी चीज के साथ तो उसका मतलब नहीं हो जाता। सो दिस मीन देयर विल बी डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ एसिड सेक्रेशन। एमएसएस हम यहां पर बात करने जा रहे हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स की। डायरिया इंक्रीज पैसेज ऑफ स्टूल एंड कॉन्स्टिपेशन इज डिक्रीज पैसेज ऑफ स्टूल। अगर डायरिया आप ट्रीट नहीं करते हैं, बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लूज हो जाता है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के चांसेस है। अगर कॉन्स्टिपेशन को केयर नहीं किया जाता तो उसके बाद पाइल्स या हेमोरॉइड के चांसेस हैं। यानी डायरिया को भी इतनी आसान बीमारी मत समझिएगा, डायरिया जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर बॉडी से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स चले गए।
नाउ ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई, पीछे जो आपकी डिजीजेस थी ना बेटा, उन्हीं डिजीजेस की ड्रग्स हैं। पेप्टिक अल्सर था तो एंटी अल्सर ड्रग्स हो गया, ड्रग्स फॉर एक्लोराइडिया हो गया, एंटीमेटिक ड्रग हो गया, एंटी डायरियल हो गया, और कॉन्स्टिपेशन के लिए या लैक्सेटिव्स जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा बीमारियों को पढ़ना शुरू करते हैं, और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही हैं और आप लोगों की तरफ से मुझे भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। अगला कोर्स मैं फार्मास्यूटिक्स पर सोच रहा हूं, क्योंकि कल से बहुत सारी इस पर रिक्वेस्ट थी। आप लोग भी गाइड कीजिएगा कि बेसिक फार्मास्यूटिक्स अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं, जिसमें फ्लो प्रॉपर्टीज हैं, एंगल ऑफ रिपोज है, काज इंडेक्स है, हॉस्टस रेशियो है, तो वो भी इंशाल्लाह हम इसी तरह अपनी क्लासेस को करने की कोशिश करेंगे। पेप्टिक अल्सर पर आते हैं सर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रीशन। इसमें आपकी बॉडी में एसिडिटी होती है, जिसको आप कहते हैं तेजाबियत। अल्सर करता क्या है सर? अल्सर बेसिकली छाले बनाता है। माउथ में भी होता है तो उसको माउथ अल्सर कहते हैं, पेट में होता है तो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। वो एरिया जहां पर गैस्ट्रिक एसिड से ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, उस एरिया में अल्सर के चांसेस बहुत हैं। ज्यादातर आपकी बॉडी में आपका ड्यूडेनम और आपका स्टमक, दीज आर हाईली एक्सपोज टू एसिड। Ulcer in stomachs are called as gastric ulcer, but ulcers in duodenum are called as duodenal ulcer. ये देखिएगा बेटा, इस वक्त स्क्रीन पर समझाने की कोशिश की है गूगल से एक तस्वीर लेकर के। हेल्दी स्टमक आप देख रहे हैं इस वक्त, और स्टमक में अल्सर देख रहे हैं, और ड्यूडेनल में अल्सर देख रहे हैं। ड्यूडेनल आपके पास जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कुछ बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन तो बेसिक पीएच रखता है, फिर ड्यूडेनम में ये अल्सर कैसे हो सकता है? वो जंक्शन है बेटा स्टमक और इंटेस्टाइन का, इन जंक्शन के बीच में मौजूद है, इसीलिए वहां पर ये पॉसिबिलिटी आती है आपके पास। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन, एंड वही काम जो कल दिया था। मुझे बड़ी खुशी हुई जब कुछ लोगों ने मुझे रात में ये अपडेट किया कि सर उन्होंने फार्मा गाइड से ड्रग्स निकाली हैं और ड्रग्स को पढ़ना शुरू किया है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोग जब मैसेज करते हैं और उसमें ये बताते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अब कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं सर? H2 एंटीहिस्टामिन, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, proton pump inhibitor, omeprazole, lansoprazole, and pantoprazole, anticholinergic drug, pyrazipine, प्रोपेंथिलीन एंड ऑक्सीफेनॉम। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पढ़ाने का मकसद ही होता है कि आप लोगों में मैं जो पावर देख रहा हूं कि आने वाले चंद सालों में आपने इंडस्ट्रीज में, आपने हॉस्पिटल्स में लीडिंग रोल्स इंशाल्लाह प्ले करने। मैं कुछ दिनों पहले खबर देख रहा था, बड़ा दिल जला मेरा, कि एक निजी कंपनी थी, मैं यूट्यूब पर नाम नहीं ले सकता, पर्सनल पे आप चाहें तो मैं आपको डिटेल दूंगा। उनका प्रोडक्ट है, उन्होंने उस प्रोडक्ट को एक होटल के बाहर कैबिन लगाया, उनका पीपीआई बनाते हैं, और उन्होंने जो लोग अंदर खाना खा के निकल रहे हैं उनको उसके साशे फ्री में दे रहे हैं, पानी के साथ कह रहे हैं खा के देखें टेस्ट कैसा है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। मैंने सुना है कि ड्रैप ने लेटर भी इशू किया है उनको कि ये इनकी प्रैक्टिस गलत है। ऐसा होगा तो फिर चूरन की जगह ये बिकना शुरू हो जाएगा। दवाओं की अहमियत रखें। आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो ओमिप्राजोल जो हमारे घरों में खाने के बाद मजाक में इस्तेमाल हो रही होती है, अगर इसकी एक साल में 14 वीक से ज़्यादा थेरेपी आप करते हैं ना, तो मेल्स में ब्रेस्टोमेगाली स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं मेल्स में। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिनेरियो जो क्रिएट हो सकता है। हमें ये बात मालूम ही नहीं है, हम दबादब लिए जा रहे होते हैं। बहुत एहतियात के साथ दवाओं को पढ़ना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना होता है बेटा। एंटीकोलिनर्जिक में आपके पास पायरेंजिपिन, प्रोपेंथिलीन और ऑक्सीफेनोनियम। प्रोस्टाग्लैंडिन में आपके पास मीजोप्रेस्टॉल। मीजोप्रेस्टॉल फाइजर का एक प्रोडक्ट आता है आर्थ्रोटाइड, जिसमें मीजोप्रेस्टॉल मौजूद होता है हमारे पास डिक्लोफेनिक सोडियम के साथ। चूंकि डिक्लोफेनिक सोडियम अल्सर कॉज करता है, तो फाइजर ने एक ही टैबलेट में दोनों को ऐड कर दिया है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो जरूर अपने पास आप लोग जहन में रखिएगा। एंटासिड यूज करते हैं सर, इसके लिए हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब उसका पार्ट होते हैं। सुक्रालफेड इस्तेमाल किया जाता है एज एन अल्सर प्रोटेक्टिव, या फिर कोलाइडल बिस्मिथ सब्स्टिट्यूट, जिसे हम सीबीएस के नाम से भी जानते हैं। एब्रीविएशंस प्लीज अपने जहन में रखिएगा, लिखोगे ना बेटा तो आपको याद रहेंगी चीजें। एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ड्रग्स, जो कि वन ऑफ द कॉज ऑफ अल्सर मे बी बैक्टीरियल, तो फिर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। दैट इंक्लूड्स एमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनाडाजोल, टाइनेडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। उम्मीद कर रहा हूं कि इन ड्रग्स को भी हम फार्मा गाइड में से अभी सिर्फ नाम और डोज देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया बनेगा किसका डोज हमें कितना होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द ड्रग्स फॉर एक्लोराइडिया? इसके लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाएंगी सर? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं कि नाउ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसिक सिक्रीशन में
एक क्लोराइडिया करवाएगा, नुकसान क्या होगा? डाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे आप, पेट खराब रहेगा आपका, चूंकि डाइजेशन करने के लिए तो उसकी जरूरत थी। अब यूजुअली ये होता क्यों है, मैं थोड़ी सी फिजियोलॉजी आपको बताऊं तो आपके स्टमक में जाइमोजिन सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। वो सेल्स क्या करने जा रहे हैं? वो सेल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करवाते हैं HCl को। अगर ये HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसका मतलब वो सेल्स में कुछ गड़बड़ हुई है। वो सेल्स में गड़बड़ क्यों होती है, मैकेनिज्म समझो कितना खूबसूरत है सर। इसकी सिक्रीशन आपके पास थायमिन डिफिशिएंसी से आप इसको रिलेट करते हैं कि अगर थायमीन कम होगा बॉडी में तो थायमीन की कमी की वजह से HCl रिलीज नहीं होगा। थायमीन क्यों कम हो रहा है बॉडी में? चूंकि बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। तो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ द डिजीज? बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो आपने क्या करना होगा? एंटीबायोटिक लेनी होगी, जिसमें मेट्रोनाइट्राजोल इस्तेमाल की जाती है, एमोक्सिसिलिन विद क्लोविनिलीड इस्तेमाल किया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज किया जाता है, रिफैक्सिसिन यूज किया जाता है। कुछ बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते थे, सर पेट में खराबी में एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं चूंकि आप सेंस किया गया है कि आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन कम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी एमेटिक ड्रग्स। पहले थोड़ा सा ये पढ़ा दूं आपको, एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या हैं। सो वी हैव द वेरियस एंटी एमेटिक ड्रग्स, मुख्तलिफ पाथ, क्योंकि ये एमएसएस आपका मुख्तलिफ पाथवे से होता है, तो आपको हर उसके एंटागोनिस्ट यूज करना पड़ेगा। डे 1 जिन बच्चों ने पढ़ा अब उनको याद है व्हाट इज एंटागोनिस्ट बेसिकली, व्हिच मींस यू आर opposing the action. So antagonist of dopamine, antagonist of serotonin, antagonist of neurokinin, antagonist of histamine and antagonist of acetylcholine. आइए थोड़ी तफसील यहाँ पढ़नी पड़ेगी हमें कि what is the basically mechanism of action and what are the pharmaceutical benefits scheme. डोपामीन एंटागोनिस्ट कौन है जी? बेंजामाइड्स हैं, जिसमें मेटाक्लोप्रोमाइड है, बेंजामीन है, इसमें डोमपेरिडोन है, फिनोथाइजीन, मतलब दीज आर द क्लासेस जो डोपामीन को रोकने जा रहे हैं। क्या करेंगे सर? नाम थोड़ा क्लियर कर रहा है कि इट विल ब्लॉक द डोपामीन टाइप 2 रिसेप्टर। अगर आप इसको ज्यादा डोज पर लेते हैं तो जाके आपको ये नजर आ रहा होता है, और इसके डोजेज आप देखेंगे तो आपको ज्यादा मिलेंगे। सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट क्या करेगा सर? 5-HT3 रिसेप्टर को यहां पर वो ट्रिगर करेगा, ऑन्डेंस्ट्रॉन, गेरेस्टेरॉन, पेनोस्टेरॉन एंड ट्रोपेस्टेरॉन, जिसके लास्ट में हम इस तरह पढ़ते हैं कि सर जिसके लास्ट में सेट्रॉन आ रहा होता है वो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होते हैं। न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट, व्हाट दे विल डू? दे विल ब्लॉक द न्यूरोकाइनिन टाइप 1 रिसेप्टर इन द CNS, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल जिन्होंने पढ़ा था उनको अब ये बात समझ में आ गई है कि व्हाट इज बेसिकली सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें एप्रीपेटेंट, फॉसिपेटेंट, जिसमें हम कहते हैं सर यूजुअली लास्ट में आपको टेंट मिल रहा होता है, वो न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट होते हैं। इन सबको पढ़ना पड़ेगा, यानी अच्छी फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए एटलीस्ट आज हमने इस कोर्स की मदद से तारों को हिट तो कर दिया, हल्का सा हमने डंका बजाने की कोशिश की कि ये ड्रग्स हैं, ये उनके नाम है। एंटीहिस्टामिन्स, दे विल ब्लॉक द H1 रिसेप्टर, डॉक्सिलामाइन, साइक्लोजीन, फेनिरामीन, प्रोमेथाजीन, ये तमाम वो ड्रग्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, दे विल ब्लॉक द मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। कल हमने पढ़ा था बॉडी में वॉमिटिंग सेंटर है। देखो जो कुछ करता है ना आपका ब्रेन करता है, ये बात याद रखिएगा। आपके ब्रेन में हर चीज का सेंटर मौजूद है, वो ट्रिगर हो गया तो वो काम होने जा रहा है, आपके खुश होने का, आपके रोने का, आपके चलने का, आपके बैठने का। जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हो, नए जूते पहनते हो, आप एक डिफरेंट फील कर रहे होते हो ना बॉडी में। आपको अगर इस वक्त जो है वो खेलने वाला सूट पहना दिया जाए, जॉगर्स पहना दिया जाए, भागने का दिल करेगा आपका। अगर आपकी चप्पल टूटी हुई, चलने का भी दिल नहीं करेगा। दोनों सूरतों में आप तो वही थे। आपका ब्रेन चीजों को सेंस कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है उस पर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन हम कहते हैं सर, इट विल इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, जिसे हम पीजी नाम दे रहे होते हैं। बेंजोडाइजेपीन्स, जिसमें हम कहते हैं सर एग्जांपल में लोराज़ेपाम है, इट इज द एगोनिस्ट एक्शन ऑफ गाबा रिसेप्टर जो एंजियोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। कैनाबिनॉइड्स, जिसमें आपके पास टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, नेबिलोन, ड्रोनापिनॉल और नेबिसिक्समुलॉल शामिल है। फिर आता है सर हमारे पास डायरिया। डायरिया में हम कहते हैं सर ये बहुत यूजुअल कॉमन प्रॉब्लम है, ये बैक्टीरिया, वायरस, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं। अगर कोई शख्स लैक्टोज इंटॉलरेंस है ना और उसने कोई ऐसी दवा खाई है जिसमें लैक्टोज ज्यादा है, उससे भी डायरिया होगा। तो होता है ना कभी कभी ऐसा, पेशेंट कहता है मैंने दवाई खाई है उसके बाद डायरिया हो गया। तो डायरिया होने की वजह ये थी बेटा कि उसने लैक्टोज इंटॉलरेंस था। बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जीज होती हैं या कोई और डिजीज हो सकती है उनको, उसकी वजह से। क्या क्या इस्तेमाल करेंगे सर? डायरिया में हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिस्मिथ सबसेलिसाइलेट, ऑक्ट्रियोटाइड जो मुख्तलिफ
स्टैटिन्स के नाम से आपके पास हैं क्लोफेमिलर, लोपेरामाइड। ये यूजुअली जो ड्रग आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ब्लू में लोमोटिल लिखा हुआ है, ये अक्सर हमारे घरों में डायरिया में इस्तेमाल किया जाता है। वो ग्रीन कलर की पट्टी पे छोटी 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 टैबलेट्स होती हैं जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। लेग्जेटिव्स क्या होंगे सर? अब लेग्जेटिव यूज कर रहे हैं आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए यू मे यूज बल्क लेग्जेटिव। अक्सर देखा है आप लोगों ने इस्पागोल का इस्तेमाल किया जाता है, वो बल्क लेग्जेटिव है। स्टूल सॉफ्टनर यूज करते हैं कुछ लोग, लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग स्टिमुलेंट इस्तेमाल करते हैं। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव में आपके पास मैग्नीशियम के सॉल्ट्स आते हैं, सोडियम के सॉल्ट्स आते हैं। आपने स्टूल पास करवाना होता है बॉडी से, चूंकि वो हार्ड हो जाता है। अगर आप डायरिया ट्रीट करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ आप नहीं जा रहे होते। यहां तक आकर हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई मुकम्मल की, और अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए वर्चुअल इंटर्नशिप फॉर क्लिनिकल फार्मेसी। 21 जून से इंशाल्लाह 30 जून तक 10 दिन हम इस ऑनलाइन इंटर्नशिप पर क्लासेस लेंगे। जिस तरह ये क्लासेस हो रही थी, 10 बजे आपकी लाइव क्लासेस हो रही होंगी। बहुत मुमकिन है कि वो हम जूम या गूगल क्लाउड मीटिंग की तरफ भी चले जाएं और वहां पर हम इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। टॉपिक्स इंशाल्लाह जो हम कवर करने जा रहे हैं उसमें पेशेंट्स प्रोफाइल और पेशेंट काउंसलिंग है, क्लिनिकल ट्रायल फॉर ड्रग सब्सटेंसेस है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कोल्ड ब्लू, फार्माकोथेरेपी प्लान इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, सोप क्लोरोफार्म, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज पर हम बात करेंगे, और 2 डिजीज मैनेजमेंट आपको पढ़ाऊंगा, कार्डियो और पल्मोनरी। सो बहुत ही लर्निंग इंशाल्लाह होने जा रही है इसमें, और इसकी डिटेल वीडियो मैं थोड़ी ही देर में अपलोड कर दूंगा जिसमें मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप तमाम का, जिन लोगों ने 3 दिन अपना वक्त दिया, अटेंशन के साथ सुना, भरपूर होमवर्क्स किए, होम टास्क किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के लिए जितनी भी डेज हमने पढ़ा उसका गूगल ड्राइव एक्सेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ड्रग्स मिल जाएंगी जो स्लाइड्स में आप लोगों को नजर आ रही थी। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होने जा रही है क्लिनिकल फार्मेसी वर्चुअल इंटर्नशिप पर। इसके बाद मेरा इरादा इंडस्ट्रियल फार्मेसी कराने का भी है। तो अब बहुत सारे प्लान्स आप लोगों के लिए किए हैं, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और मैं इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर सकूं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का एक मरतबा फिर। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों, सब लोग। अल्लाह हाफिज।